हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रदान की गई है वर्ष 2024-25 के लिए, उसका अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण, इसके जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि हम उनके उत्तर को किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए, तो हम देखते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर हमें भोज्य पदार्थों की ये जो सूची दी गई है, जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, तो ये सारे पदार्थ हैं जो कि वैसे ही खाने वाले पदार्थ हैं। तो इनमें हमें स्वाद बताना है कि किस पदार्थ का स्वाद खट्टा है या किस पदार्थ का स्वाद अन्य है। तो देखिए, इसमें से खट्टे पदार्थ हैं जो वो हमें इस जो आयताकार ये बॉक्स दिया गया है उसमें हमें लिखना है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में लिखिए, और जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं उनको हमें इस वृत्त में लिखना है। तो नींबू का रस हमने इस चौकोर बॉक्स में लिख दिया क्योंकि इसका स्वाद खट्टा होता है। आप इन सभी को देख करके आप लिख सकते हैं कि किस पदार्थ का जो स्वाद है खट्टा है। तो देखिए, जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, ये आंवला, ये सारे कैसे हैं? खट्टे। अंगूर, तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हमें इस डिब्बे में बॉक्स में लिखना है, और बाकी अन्य को हमें व्रत वाला जो व्रत दिया है उसमें हमें लिखना है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। आगे हमें एक और सारणी दी गई है, टेबल दिया गया है, जिसमें कि हमें देखिए क्या करना है कि उपरोक्त सूची में से कोई 5 पदार्थ चुनकर आप उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाइए। तो देखिए, जो हमने अभी सूची देखी उसमें से हमें कोई भी 5 पदार्थ लिखने हैं। आप अपने मन से उसमें से पदार्थ लिख सकते हैं। जैसे नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा, और यदि खट्टा है तो उसमें क्या होता है? अम्ल। ये हम जब अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि खट्टा पदार्थ होता है जो उसमें अम्ल होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा। सिरका स्वाद में खट्टा, तो जो भी खट्टा होता है उसमें क्या? अम्ल उपस्थित होता है। नमक, तो नमक का स्वाद खारा, या हम उसे नमकीन बोल सकते हैं। तो ऐसा होता है, और ये ना ही अम्ल होता है और ना ही क्षार, ये एक लवण होता है। ऐसे ही खाने का सोडा, खाने का सोडा कसैला स्वाद या कड़वा कह सकते हैं, तो उसमें क्षार उपस्थित होता है। इसी प्रकार से कच्चा आम, जो कि स्वाद में कैसा होता है? खट्टा, और उसमें क्या उपस्थित होगा? अम्ल। चलिए, अब हम देखते हैं आगे, जहाँ से हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत होती है। और पहला प्रश्न जो है हमारा, उसमें हमें विकल्प चुन करके लिखना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें उसमें से सही विकल्प बताना है। तो पहला विकल्प है जो चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है। तो हम ये पढ़ते हैं कि चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 2, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वो कैसे होते हैं? अम्लीय। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अम्लीय। अब चलते हैं हम अगले विकल्प पर, जो कि है अपाचन से बचने के लिए हम दूधिया मैग्नीसिया या मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का उपयोग करते हैं। वह क्या है? तो वह एक प्रकार का प्रति अम्ल है, जो कि हमें जो पेट में हमारे अम्लता हो जाती है उससे क्या करता है? राहत प्रदान करता है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला विकल्प है
जिसमें पूछा गया है कि गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। तो गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों से जो सूचक बनाया जाता है वह अम्ल के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है? गहरा गुलाबी। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला ही विकल्प पूछा गया है कि जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते वह क्या कहलाते हैं? तो जो विलयन नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे वो कहलाएंगे उदासीन विलयन। ना ही वो अम्ल होंगे और ना ही क्षार। वो कौन से विलयन होंगे? उदासीन विलयन। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें कि पहला रिक्त स्थान हमसे पूछा गया है कि अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को खालिस्तान बना देता है। तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरक यदि हमारे खेत में मृदा में उपयोग किए जाएं तो वो मृदा को कैसा बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। अगला विकल्प है कि दही में खालिस्तान अम्ल होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है जो उसमें पूछा गया है कि आसुत जल की प्रकृति खालिस्तान होती है। तो देखिए आसुत जल जो बिल्कुल शुद्ध जल होता है वह लवणीय ना होकर के उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। तो आसुत जल की जो प्रकृति है वो उदासीन होती है। तो इस प्रकार से इन खालिस्तान को हम भर सकते हैं। अगला खालिस्तान है जो उसमें पूछा गया है कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं क्षारक। अगला है अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके खालिस्तान बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करके उदासीन कर देते हैं और लवण बनाते हैं। चलिए इस प्रकार से हमने विकल्प और खालिस्तान देख लिए हैं। अब आगे हमारे होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर हमें शॉर्ट में देना है। तो पहला प्रश्न है कि सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए? क्योंकि यदि मृदा में, तो देखिए यदि मृदा क्षारकीय है तो मृदा में जैव पदार्थ मिलाकर क्या मिलाकर? जैव पदार्थ मिलाकर और मृदा की जो क्षारकीय जो प्रकृति हो गई है उसको उदासीन किया जा सकता है। क्योंकि जैव पदार्थ जो कि खाद होती है, कंपोस्ट खाद जो कि जैव अपशिष्टों से बनाई जाती है, मृदा में क्या करती है? अम्ल निर्मुक्त करती है और क्षारकीय प्रकृति को क्या कर देते हैं? उदासीन। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ अर्थात कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो कि उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तित ना होने का क्या कारण है? तो लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन ना होने का कारण विलयन का उदासीन होना है। अर्थात विलयन ना अम्लीय रहा होगा और ना ही क्षारीय। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। तो देखिए हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षार के साथ क्रिया करके कैसा रंग? लाल रंग देती है। और यही कारण है कि हल्दी साबुन, जो कि साबुन क्या है? एक क्षार है। तो हल्दी साबुन के साथ क्रिया करके कौन सा रंग देती है? लाल रंग देती है। इसलिए क्योंकि साबुन एक क्षार है और हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं हम कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है सूचक से आप क्या समझते हैं? 2 प्राकृतिक सूचक के नाम लिखिए।
तो देखिए सूचक क्या कहलाते हैं, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्योंकि हम हर पदार्थ को चख कर नहीं देख सकते कि वो खट्टा है कि कड़वा है, क्योंकि कोई नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है कि क्षारकीय है। उन्हें क्या कहा जाता है, सूचक। तो प्राकृतिक रूप से कुछ सूचक हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे हल्दी हो गया, लिटमस पत्र हो गया और गुड़हल की पंखुड़ियां हो गई। ये जो पदार्थ है ये प्राकृतिक सूचक का काम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यदि ऐसे अपशिष्टों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहा दिया जाए तो क्या होगा कि जो इनमें मछलियाँ या अन्य जलीय जीव जंतु रहते हैं, इनको क्या होगा कि ये नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन अपशिष्टों में अम्ल हो सकते हैं और ये अम्ल इन जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इन अपशिष्टों को विसर्जित करने से पहले इनको उपचारित कर उदासीन कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये सीधे जीव जंतुओं को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करें। तो देखिए अम्लीय विलयन में जब हम गुड़हल की पंखुड़ियों से बनाए गए सूचक की कुछ बूंदें डालेंगे तो हमें इसका रंग कैसा प्राप्त होगा, हल्का गुलाबी रंग प्राप्त होगा। जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, जो गुड़हल की पंखुड़ियों से सूचक बनाया जाता है उसमें हम देखते हैं कि जो भी अम्ल होते हैं उनमें सूचक डालने पर उनका रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी रंग। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए जब हम नीले रंग के लिटमस पत्र को, हमारे पास लिटमस पत्र की जो पत्तियां होती हैं हमारे इसमें किट हमारे स्कूल में उपलब्ध होती हैं, उनसे आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो जब हम नीले रंग के लिटमस पत्र को किसी विलयन में डुबोते हैं तो यदि विलयन का रंग लाल हो जाता है, ठीक है, लिटमस पत्र नीला है और नीले से रंग कैसा हो गया, लाल, तो विलयन क्या होगा, अम्ल होगा। और यदि लाल रंग का लिटमस पत्र नीला हो जाए तो विलयन क्या होगा, क्षारक। तो इस प्रकार से हम इन जो लिटमस पत्र है उसका प्रयोग करके अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो देखिए हम चैप्टर में जब अध्ययन करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं जब एक अम्ल को एक क्षार से मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी जो चूने का पानी है वह क्षार है और सल्फ्यूरिक एक अम्ल है, तो इन दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगी, यह एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। और चूने के पानी अर्थात CaOH होल ट्वाइस, चूने के पानी में जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, जिस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि H2SO4 है, और जब हम चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ ही साथ जल बनेगा। तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम सल्फेट और जल बनते हैं और इस क्रिया के दौरान क्या ऊष्मा निर्मुक्त होती है। चलिए तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, इसमें हमारे पास एक तालिका दी गई है और इसमें पूछा गया है कि हमें क्या करना है, क्षारक का नाम लिखना है, हमारे आसपास जो भी क्षारक उपलब्ध होते हैं उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का नाम दिया गया है, किस में पाया जाता है हमें इसमें ये बताना है। तो ये पाया जाता है चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे कुछ अपमार्जक जो आते हैं
जिससे कि खिड़की वगैरह साफ करने वाला जो वो केमिकल आता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होता है। इस प्रकार से हमें ये लिखनी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, यह किस कारण होती है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसें होती हैं, जब वर्षा के जल के साथ क्या कर लेती हैं, क्रिया, तो क्रिया करके ये बना लेती हैं अम्ल, और यही अम्ल वर्षा के साथ मिलकर पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। अब हमें बताना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसके हानिकारक प्रभाव जो हैं वह हम बता सकते हैं कि यदि अम्लीय वर्षा होगी तो मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होगी। पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, मानव में भी त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और ये जो अम्लीय वर्षा होती है हमारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया है कि जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय द्रव जो कि होता है फॉर्मिक अम्ल, इसको डाल देती है, जिस कारण हमें तीव्र पीड़ा का अनुभव होता है, हमें दर्द होता है, जलन होती है। तो चींटी कौन सा अम्ल हमारी हमारी त्वचा के अंदर डालती है, फॉर्मिक अम्ल। और इसके प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके प्रभाव से बचने के लिए हमें नमी युक्त खाने का सोडा, अर्थात खाने के सोडे को, या फिर कैलेमाइन विलयन को जहां पर चींटी ने काटा है उस स्थान पर मल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल है, और यदि हम कोई छाल लगाएंगे, सोडे को पानी में मिला के वहां पर थोड़ी घिसेंगे, तो जब अम्ल से क्षार मिल जाएगा तो क्या होगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी और अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, और जिससे हमें दर्द से क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो अम्ल क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जबकि क्षार ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे एवं लाल लिटमस पत्र के रंग को क्या कर देते हैं, नीला, तो ये कहलाते हैं क्षार। तो इस प्रकार से इनमें हम अंतर बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है कि अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार है, तो बाजार में उपलब्ध, और यदि बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालेंगे अगर उन्हें खाली पेट पी लिया जाए। देखिए, पहले प्रश्न को समझिए कि जैसे हमें भूख लगी है और हमें भोजन की आवश्यकता है, अर्थात हमारा जो आमाशय है, हमारा जो पेट है, उसमें क्या अम्ल, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वह तैयार है। तो यदि हम इस समय भोजन ना करके क्या कर लें, कार्बोनेटेड पेय जैसे कोको कोला वगैरह पी लें, तो क्या होगा। तो देखिए, ये जो कार्बोनेटेड पेय होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, और ये क्या करेगी, आमाशय में उपस्थित जो अम्ल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे क्या कर लेगी, क्रिया कर लेगी। कौन क्रिया कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे आमाशय में जाके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर लेगी और दूसरा अम्ल बनाएगी, और जब दूसरा अम्ल बनाएगी तो हमारे आमाशय में जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसकी तो कमी आ जाएगी, तो इस अम्ल की मात्रा में क्या आ जाएगी,
कमी, और इससे क्या होगा, हमारी पाचन की क्रिया प्रभावित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर अपने निष्कर्षों को लिखिए। तो देखिए, ये हमें प्रैक्टिकल करना है। जब हम गुड़हल के पुष्प का सूचक तैयार कर लेंगे और ये वस्तुएं अपने पास रखेंगे, जैसे हमारे पास नींबू का रस है, नींबू के रस में हमें क्या मिलाना है, जो हम गुड़हल की पंखुड़ियों से सूचक तैयार करेंगे उसको मिलाएंगे, तो नींबू के रस के साथ वह कौन सा रंग देगा, गहरा गुलाबी। और जब गहरा गुलाबी रंग देगा तो इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, एक अम्ल है। ऐसे ही शैम्पू के साथ ये रंग देगा हरा, और हरा रंग देने पर हमें समझ में आ जाएगा कि वह एक क्षार है, अर्थात उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। और शक्कर के विलयन के साथ ये सूचक कोई रंग नहीं देगा, इसका रंग परिवर्तित नहीं होगा, तो हमें पता चलेगा कि शक्कर ना तो अम्ल है और ना ही क्षार, यह तो उदासीन प्रकृति की है। ऐसे ही नमक के विलयन के साथ होगा, इसका कोई रंग नहीं बदलेगा, और हम बता देंगे कि नमक की जो प्रकृति है कैसी है, उदासीन है। इसके बाद देखिए चूने का पानी, तो चूने का पानी है जो वो इस सूचक के साथ देगा हरा रंग, और हम बता देंगे कि चूने का पानी, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। ऐसे ही सोडा युक्त जल, इसका रंग हमें मिलेगा हरा और इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। नल का जल है जो, वैसे इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं करेगा रंग, तो हम बता देंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन है। तो चलिए इस प्रकार से हम अपनी इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद हमें प्रश्न क्रमांक 14 देखना है, जिसमें पूछा गया है कि किन्हीं पांच अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों को लिखिए। तो देखिए, हम 5 अम्लों के नाम लिख सकते हैं और वह कहाँ से मिलते हैं हम ये भी बता सकते हैं। तो देखिए, साइट्रिक अम्ल जो कि पाया जाता है नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में, और टार्टरिक अम्ल इमली में। तो इस प्रकार से आप इसका ये उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें हम, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियां हो रही हैं। डॉक्टर ने उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है, ऐसा बताया। डॉक्टर ने कहा कि उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए, और डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने की व खीरा खाने की सलाह दी है। तो इसकी सलाह क्यों दी है, हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो बूझो है, बूझो को कैसा भोजन करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, डॉक्टर ने बताया है कि उसके पेट में क्या हो गया है, अम्लता बढ़ गई है, अर्थात अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो सब क्या करना होगा, यदि अम्ल की मात्रा बढ़ गई है तो अम्ल को क्षार क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। यदि अम्ल है तो अम्ल को क्षार उदासीन कर देगा और अम्लता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बूझो को क्षारीय प्रकृति का भोजन करना चाहिए। कौन सा भोजन करना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि बूझो के जो आमाशय है, आमाशय में अम्लता बढ़ गई है। तो हम बता सकते हैं कि बूझो को क्षारीय प्रकृति का भोजन करना चाहिए, जिससे कि वह पेट में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके क्या कर देगा, उसे संतुलित करने का कार्य करेगा। और नारियल पानी एवं खीरा है जो, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है एवं आसानी से ये पच भी जाते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर ने बूझो को नारियल पानी व खीरा खाने की क्या सलाह दी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम उत्तर लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। तो दैनिक जीवन में हमें वो उदाहरण बताना है जिसमें कि अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है और वो उदासीन हो जाते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं यदि हमारे पेट में अम्लता हो गई हो, गैस बन गई हो, तो उसे कम करने के लिए हम इनो का घोल पीते हैं, इनो पाउडर पीते हैं। तो ये एक हमारा उदासीनीकरण का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि पेट में होता है हमारे अम्ल और इनो एक क्या है,
क्षार। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों के मिलने से उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। ऐसे ही देखिए, सोडा और नींबू के रस को मिलाकर हम बर्तन साफ करते हैं, तो आप अपने घर में ऐसा देख भी सकते हैं। तो सोडा एक क्षार है और नींबू का रस क्या है, एक अम्ल है। तो दोनों के बीच क्रिया होगी उदासीनीकरण की, और ये हमारे घर दैनिक जीवन में उपयोग वाला काम है। तो इस प्रकार से हम ये दोनों उदाहरण दे सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है जो उसमें पूछा गया है कि किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो, वहां पर होने वाली वर्षा के पानी में यदि प्रदूषण हो तो वहां पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा। तो देखिए, यदि हवा में बहुत प्रदूषण है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, ये वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या बना देती हैं, अम्ल। और जब अम्ल बना देती हैं तो यही वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाने लगती है। अम्लीय वर्षा के रूप में ये पृथ्वी पर आ जाती हैं अम्ल। तो यदि इस जल का हम परीक्षण करें लिटमस पत्र से, तो यदि इस जल में हम नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, डुबाएंगे, तो नीला लिटमस पत्र अम्ल की उपस्थिति के कारण हमें कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा। यदि अम्ल की मात्रा जल में अधिक है तभी हमें ये रंग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न इतने ही थे जिनके हमने देख लिए हैं कि उत्तर हमें किस प्रकार से देने हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य शुरू होते हैं, जिसमें पहला ही प्रोजेक्ट है। इसमें इसमें क्या कहा गया है कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं, और इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या फिर सफेद मोटे कागज पर लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और सुखा लीजिए। अर्थात आपको हल्दी से पेपर को गीला करके उसकी पट्टियां काट लेनी है, और हमें हल्दी के पत्र तैयार करने हैं, और इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। तो ये आपको करना है, करके देखना है, फिर ये सारणी आपको कंप्लीट करनी है। तो आपको ये हल्दी पत्र तैयार कर लेने हैं, और अपने पास ये इतनी सामग्रियां रख लेनी है। जैसे नींबू का रस, यदि हम नींबू के रस में हल्दी पत्र को डुबाएंगे तो हमें कोई रंग, मतलब यदि पहले से हम हल्दी को चूने के पानी में डुबा लें और उसका रंग लाल हो जाएगा, तो उसका जो लाल रंग है नींबू के रस में डुबाने पर वापस से पीला रंग हमें प्राप्त होता है। ठीक है, पहले नींबू के रस जो पट्टी है हल्दी पत्र की, उसको हम किसमें, क्षार में डुबाएंगे, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। फिर जब हम इस लाल रंग को नींबू के रस में डुबाएंगे तो इसका लाल रंग कैसा हो जाता है, लुप्त हो जाता है, वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हम बता सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, अम्ल। और यही क्रिया संतरे के रस और सिरका के साथ होती है। और साबुन के घोल के साथ हल्दी लाल रंग देती है, खाने के सोडे के साथ लाल रंग देती है। तो हल्दी है जो क्षार के साथ कैसा रंग देती है, लाल रंग। तो हम बता देंगे इनकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। हाँ, नमक और शक्कर के साथ कोई रंग नहीं बदलेगा, अर्थात इनकी प्रकृति कैसी है, उदासीन। बस जो अम्ल है, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका है जो, इसमें हमें बाद में हल्दी पत्र को डुबोना है, पहले साबुन के घोल में या खाने की सोडा में डुबोना है। तो क्या होगा, चूने का पानी भी ले सकते हैं, तो चूने के पानी में भी हल्दी कैसी हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। ये पत्र है, लाल रंग देगा, और यदि इसको हम नींबू के रस में डुबोएंगे तो ये वापस से कैसा हो जाएगा, पीला। तो चलिए, इस प्रकार से हम इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमसे पूछा गया है कि आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्ल और 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखना है। तो आप इस प्रकार से सारणी बना करके लिख सकते हैं। जैसे जैसे अम्ल लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं नींबू, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही, दही में लैक्टिक अम्ल। पालक ऑक्जेलिक अम्ल। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। ऐसे ही इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इसी प्रकार से आपको
क्षार क्षार भी लिखना है कि जो कि हमारे घर में उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं बेकिंग सोडा इसमें पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का क्षार। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। शैम्पू में सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का जो क्षारीय पदार्थ है वो पाया जाता है। ऐसे ही डिटर्जेंट पाउडर, इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का क्षारीय पदार्थ पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अम्ल और क्षार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देख लिए हैं कि हम इनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।